गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब को और हमने कल पढ़ा था औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में। औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से औरंगजेब की धार्मिक नीति ने उसको प्रभावित किया था। वो धार्मिक नीति विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद का कारण रही है और विभिन्न इतिहासकार एकमत नहीं है औरंगजेब की धार्मिक नीति के विचार के लिए। तो यहाँ पे आज जो है हम एक अन्य नीति पे चर्चा करेंगे जो कि जो है औरंगजेब की राजपूत नीति। तो औरंगजेब की राजपूत नीति क्या थी, उसके क्या कारण रहे और क्या जो है आगे उसके लाभ रहे या हानियां रही, उसके लिए उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब की राजपूत नीति। तो औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में जानने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि राजपूत नीति अपनाने के कारण क्या रहे हैं, तभी हम आगे उसके विस्तार के बारे में पढ़ पाएंगे और उसके जो है आगे उसके लाभ या हानियों की या उसके महत्व की चर्चा हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले औरंगजेब की राजपूत नीति के कारणों की हम चर्चा करते हैं। कारणों में जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे थे राजपूत नीति अपनाने के लिए। सबसे पहला जो कारण उत्तरदायी रहा था वो था स्थायी मुगल राज की स्थापना। तो औरंगजेब जो था स्थायी मुगल राज को स्थापित करना चाहता था, मुगल राज को स्थायित्व देना चाहता था, तभी जो है उसने राजपूतों के प्रति जो है नीति अपनाई। हालांकि उसके द्वारा राजपूतों के साथ जो शुरुआती किए गए व्यवहार थे उसमें उसका जो है कोई भी अपना ही हित साधने का कार्यवाही दिखाई नहीं देती, बल्कि वो जो है अपने पूर्वजों की तरह, जैसा कि अकबर ने किया था, जहांगीर ने या शाहजहां ने किया था, कि वो अपने मुगल राज को स्थायित्व देने के लिए जो है राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत की थी। वैसे ही अपने पूर्वजों के कर कदमों पे चलते हुए अब औरंगजेब ने भी राजपूतों के प्रति अच्छे संबंधों को कायम करना, जो है उनके साथ अच्छे संबंध बनाना निश्चित किया था, ताकि मुगल राज को स्थायित्व जो है प्राप्त हो और स्थायी रूप से मुगल राज स्थापित रहे। तो स्थायी रूप से मुगल राज की स्थापना करने के लिए जो मुख्य हिंदू जाति थी, राजपूत जाति थी, जो योद्धा और वीर जाति थी, उसको अपने पक्ष में करना जरूरी था। तो इसीलिए जो है स्थायी मुगल राज की स्थापना के कारण ही औरंगजेब ने राजपूत नीति अपनाई थी, अगर हम ये कहें तो कोई गलत नहीं होगा। दूसरा कारण था राजपूतों के क्षेत्रों का सामरिक महत्व। तो राजपूत राजा जिन क्षेत्रों के क्षेत्र प्रभारी थे या राजा थे या क्षेत्रीय राजा थे, जिन क्षेत्रों पे वो राज कर रहे थे, उनका अपना सामरिक महत्व था। सामरिक दृष्टि से वो काफी महत्वपूर्ण थे। चाहे मेवाड़ की बात करें, आमेर की बात करें, मारवाड़ की बात करें या अन्य राजपूताना से संबंधित क्षेत्रों की बात करें, उनका अपना एक सामरिक महत्व था। और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण औरंगजेब की निगाह उन क्षेत्रों पे थी। यदि उन क्षेत्रों पे वो विजय प्राप्त करना चाहता था तो उसके साथ या तो राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध वो बनाए या फिर उनके खिलाफ वो अभियान करे, और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उनको जीत भी ले, तभी उनपे उसका कब्जा हो सकता था। तो राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत को ही वो ये मानता था कि यदि वो उनके साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत कर लेता है, राजपूतों के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो उन क्षेत्रों पे भी जो है उसका कब्जा हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजपूतों के क्षेत्रों का सामरिक महत्व था, जिसके कारण से औरंगजेब ने राजपूतों के साथ जो है अच्छे संबंधों का निर्माण करने की सोची थी। विश्वास पात्रों की संख्या में वृद्धि। तो अपने विश्वास पात्रों की संख्या में भी वो वृद्धि करना चाहता था, विश्वास पात्रों की संख्या को भी वो बढ़ाना चाहता था। तो इसीलिए भी जो है उसने राजपूत नीति अपनाई थी। तो अपने पिता के कर कदमों पे चलते हुए, अपने पूर्वजों के कर कदमों पे चलते हुए औरंगजेब ने विश्वास पात्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। और राजपूत जो जाति है
वो अपनी वचन के पक्के, वचनबद्ध और युद्ध प्रिय और वीर जाति के सूचक हैं। और अपनी वीरता के लिए, अपनी वचनबद्धता के लिए वो काफी फेमस होते हैं। तो इस प्रकार से जो उस समय की जो राजनैतिक स्थिति थी, राजनैतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे विश्वास पात्रों का सहयोग जरूरी था। ऐसे विश्वास पात्र उसको चाहिए थे जो उसकी पीठ में छुरा न घोंपे और उसके खिलाफ ही विद्रोह करने के लिए खड़े न हो जाएं। तो इसके लिए जो है उसने अपने विश्वास पात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी जो है राजपूतों के साथ अच्छे संबंध कायम करने की कोशिश की। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजपूत जो जाति है वो योद्धा और वीर जाति है। हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमें पता भी है और हमें विदित है ये सब कुछ। तो हम ये भी जानते हैं कि वो अच्छे योद्धा हैं, उनके पास भारी सेना है और अच्छे सैनिक और अपनी सेना की आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी राजपूतों के साथ संबंधों को कायम करना औरंगजेब ने चाहा। तो उसके लिए जो है ये भी जरूरी था कि उसके पास एक विशाल और स्थायी सेना हो, अच्छे सैनिक हो और वो सैनिक अच्छे योद्धा हो। तो उन अच्छे योद्धा सैनिकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने राजपूत नीति अपनाई थी। राष्ट्रीय सद्भावना की नीति की सफलता के लिए राष्ट्रीय सद्भावना भी वो चाहता था कि पूरे राष्ट्र के लोग उसको अपना राजा माने। जो अकबर ने जैसे कि किया था कि एक जो विदेशी शब्द जुड़ा था उनके साथ कि ये जो मुस्लिम लोग हैं ये विदेशी हैं, ऐसा हिंदू जनता मानती थी। तो हिंदू जनता के द्वारा ये माना जाना कि ये जो है विदेशी हैं और ये तो बाहर से आए हैं, ये हमें कभी भी जो है अपनी जनता नहीं मानेंगे, हमारे ऊपर अत्याचार ही करेंगे, ये जो धारणा थी आम हिंदू जनता की, उस धारणा को दूर करने के लिए अकबर ने जो सद्भावना की नीति अपनाई थी, जिससे कि लोगों की सद्भावना वो प्राप्त कर सके, लोगों का वो चहेता बन जाए और लोग उसे अपने हितैषी के रूप में देखें और जो विदेशी जो शब्द है उनके नाम के साथ कि जो लोग हैं उनको विदेशी समझते हैं वो खत्म हो जाए। तो वो खत्म करने के लिए अकबर ने विभिन्न ऐसे लोक हितकारी कार्य किए हिंदुओं के लिए और राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों को कायम किया और एक अच्छी शुरुआत की थी। उसको ही वह आगे बढ़ाने का जो काम था वो औरंगजेब ने किया था कि वो भी लोगों के दिलों में एक बार तो ये साबित करना चाहता था कि वो भी उनका ही हितैषी है, ना कि उनका कोई शत्रु। हालांकि उसकी विदेश जो उसकी धार्मिक नीति थी उससे हिंदू जनता काफी असंतुष्ट थी, लेकिन उसकी धार्मिक नीति के बारे में भी जैसे प्रोफेसर शीश चंद्रा कहते हैं कि उसकी धार्मिक नीति को यूं ही जो है धर्म से जोड़ करके और एक कट्टर शासक उसको बना दिया गया है या असहिष्णु शासक उसको बना दिया गया है, जबकि उसकी द्वारा किए गए कार्यों का जो आधार था वो सब कुछ राजनीति के दायरे में ही था और वो राजनीतिक पैठ कायम करने के लिए ही उसने वो नीति अपनाई थी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय सद्भावना को प्राप्त करने के लिए जो है उसने लोगों के दिलों को जीतने के लिए राजपूत नीति की जो अच्छी शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन बाद में कुछ एक राजनीतिक कारणों के कारण ही राजनीतिक बातों के प्रभाव में आकर के ही वो जनता के सामने बुरा भी बन गया, हिंदू जनता के सामने एक कट्टर शासक बन गया, एक धर्मांध शासक साबित हो गया और उसके जो है कुछ एक राजनैतिक कारण रहे थे। तो इस प्रकार से विभिन्न कारणों से राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों को उसने कायम करना चाहा। तो यहाँ जो हमने कारण देखे हैं, इन कारणों के कारण औरंगजेब ने राजपूत नीति अपनाई थी। तो अब हम राजपूत नीति के विकास की बात करते हैं कि राजपूत नीति का विकास कैसे हुआ था और उसकी राजपूत नीति का के क्या मुख्य आधार रहे थे। औरंगजेब की राजपूत नीति के विकास की अब हम चर्चा कर लेते हैं।
तो जो ये औरंगजेब की राजपूत नीति थी, इसको जो है इतिहासकारों ने सुलभता की दृष्टि से दो चरणों में बांट करके जो है पढ़ने के लिए अपनी सुलभता बनाई है। तो प्रथम चरण जो था उसको बांटा है 1658 से 79 तक। राजपूत राजाओं के साथ औरंगजेब, इसमें राजपूत राजाओं के साथ मधुर संबंध। दूसरा है औरंगजेब का मारवाड़ और मेवाड़ से संघर्ष। औरंगजेब का मारवाड़ और मेवाड़ से संघर्ष। तो इस प्रकार दो चरणों में उसका विकास देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकबर कालीन समय की। जैसे कि हमें पता ही है कि अकबर ने राजपूत नीति अपनाई थी। उससे पहले हुमायूं या बाबर ने कोशिश नहीं की थी राजपूतों के साथ संबंधों को कायम करने की या राजपूत नीति अपनाने की। तो यहाँ पे अकबर ने शुरुआत की थी। राजपूतों के साथ अच्छे संबंध उसने कायम किए, मित्रतापूर्ण संबंध उसने कायम किए और उन संबंधों के चलते उसने राजपूतों के साथ मित्रता की, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनको जो है अपना अच्छा विश्वास पात्र बना लिया, जिससे उसको एक बड़ी और स्थायी सेना प्राप्त हुई, एक विशाल साम्राज्य मिला और अच्छे मित्र योद्धा मिले, जिसके कारण उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ। और अपने साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए ही उसने जो है राजनीतिक रूप से ये एक रणनीतिक चाल चली थी और राजपूत नीति अपनाई थी। तो ऐसे ही जो है आगे अकबर के आगे जो उत्तराधिकारी था जहांगीर ने भी ऐसा ही किया। जहांगीर के भी बहुत सारी राजपूत राजकुमारियों से विवाह हुए और राजपूतों के साथ उसने भी मित्रवत व्यवहार किया और उसके मित्रवत व्यवहार के कारण राजपूतों के साथ उसके संबंध अच्छे रहे। ऐसे ही फिर जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां के समय में हुआ। शाहजहां कालीन समय में भी जो है अच्छे संबंध राजपूतों के शाहजहां से या मुगलों से देखे जा सकते हैं। लेकिन अब समय था औरंगजेब का। औरंगजेब के समय में मुगलों के साथ औरंगजेब के या मुगलों के साथ राजपूतों के संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई थी और ये जो खटास थी धीरे धीरे करके ये जो है एक इसने दूरी का रूप ले लिया था, जिससे जो है मुगलों के और राजपूतों के संबंध में आई हुई वो दूरी जो है धीरे धीरे बढ़ती ही गई और वो एक बहुत बड़ा गैप हो गया, जिसके कारण से मुगलों का राजपूत विरोधी होना दर्शाया गया है कि राजपूतों के विरोधी थे मुगल। तो यहाँ पे औरंगजेब राजा था तो औरंगजेब यानी कि राजपूतों का विरोधी था। हालांकि हिंदू जनता से घृणा करने वाला शासक औरंगजेब को कहा गया है, विभिन्न इतिहासकारों द्वारा ये कहा गया है कि औरंगजेब हिंदू जनता से घृणा करता था। तो राजपूत जो है हिंदू जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जाति थी, तो यहाँ पे वो हिंदू जनता से घृणा करता था, राजपूतों से भी उसको घृणा थी। तो राजपूतों से उसके जो है अच्छे संबंध नहीं थे, वो संबंध खराब ही थे। लेकिन इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। प्रोफेसर सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार हैं। प्रोफेसर अतहर अली भी इस बात की व्याख्या करते हैं। वो दोनों बताते हैं कि जो मुगलों के राजपूतों के साथ संबंध थे वो कोई राजपूत नीति जो औरंगजेब के
जो संबंध थे राजपूतों के साथ, जिसमें खटास आ गई थी, वो कोई उसकी पर्सनल जो दुश्मनी या कोई उसकी कट्टरता की नीति का परिणाम नहीं थे, अपितु वो सब जो है उसकी राजनीतिक जो संबंधों का आधार है। यदि हम उस चीज को राजनीति से जोड़ करके देखें, अपितु उसके जो है कट्टरता की नीति को छोड़ करके उसको राजनीति से जोड़ करके देखें, तभी जो है हमें ये समझ में आएगा कि उनके जो विभिन्न राजपूत राज्यों से या विभिन्न राजपूत राजाओं से जो औरंगजेब के जो संबंध थे, वो विभिन्न राजनैतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे, ना कि उसके राजपूतों के साथ संबंधों में खटास आने के कारण या राजपूतों के प्रति उसका विश्वास कम होने के कारण। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि राजपूतों के साथ उसके खराब संबंध जो थे वो उसके राजपूतों के प्रति या हिंदुओं के प्रति कट्टरता की नीति के परिणाम स्वरूप हुए थे, बल्कि ये हमें मान लेना चाहिए कि उसके मारवाड़, मेवाड़, आमेर विभिन्न राजपूत महत्वपूर्ण राजपूत राज्यों या राजाओं के साथ जो संबंधों में खटास आई थी, वो कुछ एक उस समय की समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम थी, ना कि राजपूत राजाओं के साथ या राज्यों के साथ हिंदू विरोधी नीति का। तो इस बात को मद्देनजर रख करके हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी, उस राजपूत नीति को हमें केवल राजपूत विरोधी या हिंदू विरोधी नीति ही सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपितु उसके बारे में सही से ये विचार करके देखना चाहिए कि वो सब जो चीजें थी वो किन घटनाओं के, किन कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पे प्रोफेसर सतीश चंद्र और अतहर अली दोनों ही इस मत से सहमत हैं कि उस समय की राजनैतिक परिस्थितियां ही ऐसी थी जिसके कारण से मेवाड़, मारवाड़ या आमेर के राजाओं के साथ या विभिन्न अन्य जो राजपूत राज्यों के साथ उसके संबंधों में धीरे धीरे खटास आती गई और वो जो है मुगलों से दूर होते गए, और इस प्रकार से उनके बाद में जो परिणाम हुए वो उनके खराब संबंधों को दर्शाते हैं या उनके अभियानों को दर्शाते हैं, एक जो उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध किए थे। तो इस प्रकार से मुख्य विद्वान या इतिहासकार के मत से जो है हमें ध्यान में रख करके ये जो है ज्ञात करने की कोशिश करनी चाहिए कि उस समय की क्या परिस्थिति थी और किस बात को मद्देनजर रख करके इतिहासकारों ने विवेचना दी है या विवरण अपने दिए हैं। तो विभिन्न बातों को समझने के लिए, विभिन्न इतिहासकारों के मतों को समझने के लिए हमें उस टाइम पीरियड को दो भागों में, दो चरणों में बांट करके देखना होगा, तभी हम राजपूत नीति के विकास को, उसके चरणों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो जो दो चरणों में हम बांट करके देखेंगे, इसमें जो पहला चरण है 1658 से 1679 तक का, तो 1679 तक राजपूत राजाओं के साथ मधुर संबंध, औरंगजेब के राजपूत राजाओं के साथ अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे, जब तक कि सवाई राजा जयसिंह की मृत्यु नहीं हुई थी। राजा जयसिंह की मृत्यु तक राजपूत राजाओं के साथ औरंगजेब के अच्छे संबंध थे, और उसके मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारियों के साथ उसके जो मुठभेड़ें हुई या उसके संबंधों में खटास आनी शुरू हुई थी, वो बाद में हुई थी। तो इस प्रकार से 1679 तक और अपने राज्य सिंहासन आरोहण के शुरुआत से लेकर के और 1679 तक का जो समय था, 79 तक का जो समय था, उसमें औरंगजेब के राजपूतों के साथ मधुर संबंध रहे थे। तो इसमें ये जो संबंध थे ये राजा जयसिंह की मृत्यु तक जो है दर्शाते हैं। तो प्रथम चरण की यदि हम चर्चा करें, प्रथम चरण को हम पढ़ें, तो इस चरण में राजपूत राजाओं को औरंगजेब अपने राज्य का साझीदार मानता था कि राजपूत राजा जो हैं वो मुगल राज्य के साझीदार हैं, वो उसके जो हैं बंधु ही हैं। तो उनके प्रयासों से ही जो है मुगल राज स्थायित्व या वृद्धि की ओर जो है जा रहा है।
तो उसने जहांगीर और शाहजहां की तरह ही मुगलों को सम्मान भी दिया था। और इस मत से प्रोफेसर सतीश चंद्र और अतहर अली भी सहमत हैं कि इस समय तक मुगल मनसबदारों की संख्या 197 थी, जिसमें 3 मुख्य राजाओं की चर्चा करते हैं। 3 मुख्य राज्यों और राजाओं की चर्चा में सबसे पहले नाम लेते हैं हम मेवाड़ के राज सिंह की। मेवाड़ के राज सिंह। दूसरा नाम लेते हैं हम मारवाड़ के जसवंत सिंह की। तीसरा नाम लेते हैं हम आमेर के जय सिंह की। तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य राज्य जो थे, 3 मुख्य राजा, 197 राजपूत राजाओं में इन 3 मुख्य राजाओं को उच्च ओहदे का मनसब प्राप्त था। 7000 के मनसबदार थे ये। तो इसमें सबसे बड़ा मारवाड़ का जो राजा जसवंत सिंह था, इसको 7000 का मनसब प्राप्त था। तो इस प्रकार से ये राजा जो है औरंगजेब के मुख्य हितैषी राजा रहे हैं। और बाद में इनके साथ ही संबंधों का खराब होना या इनके साथ संबंधों में खटास आना ही मुगल और राजपूतों के बीच में वैमनस्य का कारण रहा है। तो यहाँ पे मेवाड़ के राजा राज सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह, आमेर के जय सिंह, इन 3 राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। औरंगजेब के साथ जो है इनके संबंध शुरुआत में काफी मधुर थे जब औरंगजेब राजा बना था। तो ये जो चीजें हैं ये जो है औरंगजेब के स्वयं के लिखे गए पत्रों से भी पता चलती हैं। तो यहाँ पे जो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह थे उसके साथ थोड़े से संबंधों की शुरुआत, खराब संबंधों की शुरुआत तब से हुई जब उसको पता चला कि विभिन्न जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए हैं उसमें जसवंत सिंह ने दारा शाह का साथ दिया है। तो उसके साथ जो है जसवंत सिंह के साथ औरंगजेब के, सम्राट औरंगजेब के खराब संबंधों की शुरुआत यहाँ से देखी जा सकती है। तो ऐसे ही जो है आमेर के राजा जयसिंह के बारे में भी ईश्वर दास बताते हैं कि जयसिंह को प्रमुख सलाहकार इसने बनाया था। और ये जो है दक्षिण के एक प्रमुख सूबे का जो है सूबेदार इसको बना दिया गया था। तो काफी अच्छा विश्वास पात्र था और औरंगजेब का एक अच्छा सलाहकार था और उसके साथ उसके संबंध काफी अच्छे थे। लेकिन जैसे ही 1666 में इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र राजा राम सिंह जो है गद्दी पे बैठा, आमेर का राजा बना। तभी से जो है राम सिंह ने शिवाजी को मुगलों की कैद से भगाने में मदद की और इनके खराब संबंधों की यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो अब मेवाड़ के राजा राज सिंह की बात कर लेते हैं। उसके जो सफलताएं थी, उसकी जो अच्छी जो मुगलों के साथ संबंधों को मधुर बनाने वाली बातें थी, उसका सहयोग था जो मुगल राज को उसने समय समय पर दिया था। और उसके सहयोग से खुश होकर के औरंगजेब ने इसको इसके मनसब में जो है 6000 की ओर वृद्धि कर दी और इस प्रकार से एक बड़े मनसब का इसको मनसबदार बना दिया गया। लेकिन मेवाड़ के राजा राज सिंह के साथ भी संबंधों में धीरे धीरे जो है खटास आनी शुरू हो गई थी 1666 के बाद। तो इस तरह से मेवाड़, मारवाड़ और आमेर तीनों ही जो ये राजा थे, तीनों ही मुख्य राजपूत राजा थे, इनके साथ संबंधों में खटास आने की जो शुरुआत थी वो राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद हो गई थी। जिसके और मारवाड़ का जसवंत सिंह का जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था दारा शाह के साथ देने के कारण जब उसको पता चला था औरंगजेब को, और मेवाड़ के राजा राज सिंह के साथ सबसे अंत तक जो है उसके संबंध सुरक्षित रहे थे। तो इस प्रकार इनके संबंधों में जो है धीरे धीरे खटास आनी शुरू हो गई और उनके संबंधों में आई ये खटास धीरे धीरे जो है एक दूरी का पर्याय बन गई और एक दुराव की स्थिति आ गई। तो इस प्रकार से औरंगजेब और मुगलों के संबंधों में
जो मधुर संबंध थे उनमें खटास आ गई। तो 1666 से 1689 का जो टाइम था, इसमें औरंगजेब को आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और इन समस्याओं से जूझने के लिए जब जो है उसने अपने मित्रों का जब सहयोग चाहा, तो उसने जो है अपने मित्रों को अपने से दूर पाया। तो ये राजनीतिक कारण रहे कि उसको जो है उनके खिलाफ खड़े होना पड़ा। लेकिन विभिन्न इतिहासकार इस स्थिति को हिंदू विरोधी स्थिति कायम करने पे तुले हुए हैं, और कुछ एक इतिहासकार उसको उस समय की मांग कहते हैं। उस राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो उस समय की मांग थी, उसको मद्देनजर रख करके ही औरंगजेब ने जो है राजपूतों के साथ अपने संबंधों को कायम किया था, जो उस की राजपूत नीति या उसके खट्टास संबंधों को दर्शाती हैं। तो इस तरह से जो है आंतरिक समस्याओं का सामना करने के लिए जाट, सतनामी, अफगानों और मराठों के साथ जो उसके विद्रोह हुए थे, या उस समय जो है वित्तीय संकट आया था, उन सब समस्याओं से जूझने के लिए औरंगजेब ने जो नीति अपनाई थी, ये उसकी राजपूत नीति और धार्मिक नीति के मद्देनजर विभिन्न इतिहासकारों ने उसको जो है धर्म से जोड़ दिया या राजपूत नीति से जोड़ दिया। और ये माना कि जो औरंगजेब जो था कट्टर शासक था, धर्मांध शासक था, और उस की धर्मांधता के चलते, कट्टरता के चलते उसने एक हिंदू राष्ट्र को खत्म करके इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहा। जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम में बनाया, जबरदस्ती जजिया लगाया, जबकि उस समय का वित्तीय संकट, उस समय की जो मांग थी, उसको मद्देनजर रख करके औरंगजेब ने वो नीति अपनाई थी, जिसके कारण से उसको बहुत सारी जो है विरोधाभासों को भी सहना पड़ा है। तो यहाँ पे 1666 के बाद से जैसे ही उसको इतने सारे संकटों से गुजरना पड़ा था, तभी जो है उसका विश्वास राजपूत राजाओं से उठ गया था। और यहाँ पे जब उसको दक्षिण के अभियानों के लिए जाना पड़ा और मराठों के साथ उसके संघर्ष हुए, तब उसने राजपूतों पर विश्वास नहीं किया और उसने जो है उससे उनको अपने आप को पूर्णतः विमुख कर लिया। 1676 में बादशाह दक्षिण जब गया, तब उसने जो है राजपूतों के सहयोग का कोई पक्ष नहीं रखा और उसके राजपूतों से संबंध जो है दूर होते चले गए। 1678 में जमरूप नामक जगह पे जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, और वहीं जो है उसके संबंधों की जो अच्छे संबंधों के जो था वो भी उसका भी अंत हो गया था। तो इसके बाद जो दूसरा चरण था राजपूत नीति का, जो दूसरे चरण की जो चर्चा हम करेंगे आज, जो है हमने इसके प्रथम चरण की चर्चा की है, दूसरा चरण शुरू हो जाता है। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में जब हो गई थी, तो यहाँ 1689 में जो है आगे क्या औरंगजेब ने क्या राजनीतिक स्थिति सहन की और किस स्थिति पे चलते हुए आगे उसने क्या कदम उठाए, तो इसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आज हमने जो पढ़ा है कि औरंगजेब के राजपूत नीति के क्या कारण रहे, राजपूत नीति के विकास के 2 चरण, और प्रथम चरण की आज हमने चर्चा की है। तो उस प्रथम चरण को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हैं, और आपको जो है अगले वीडियो में उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।